हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली हमने देखा कि केस चला हुआ है कैश फॉर द क्वेरी। क्या है कैश फॉर द क्वेरी? इसका मतलब है कि किसी को पैसे देकर किसी के लिए उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में केस चल रहा है, तो होता क्या है कि पार्लियामेंट में कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एमपी होता है, वो किसी से या सरकार से या जो सरकार बैठी हुई है सामने, जो रूलिंग पार्टी है, उससे कोई भी क्वेश्चन करेगा। और जब क्वेश्चन करेगा तो ये हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी उसे पैसे देकर, उसे ब्राइबिंग से, या कह सकता हूँ कि उसे रिश्वत देकर उससे ये क्वेश्चन पूछवा रहा हो बार बार। ये जो केस होता है इसे हम कहते हैं केस फॉर द क्वेरी। ठीक है, या इसको कैश फॉर द क्वेरी कह देते हैं कि पूछने के क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में बना हुआ है। आपने देखा होगा सामने ये जो न्यूज बनी हुई है या सामने ये जो पिक्चर बनी हुई है, महुआ मोइत्रा। कौन है महुआ मोइत्रा? तो देखो ये क्या है, तृणमूल कांग्रेस की एमपी हैं। इनके ऊपर अभी एलिगेशंस लगे कि इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर अभी एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने सरकार से अडानी के मामले पर या अडानी मुद्दे के ऊपर जानबूझकर पैसे लेकर क्वेश्चंस पूछे। अब ये बात कहां से लीक हो गई? तो सबसे पहले इनके ऊपर एलिगेशन लगाने वाला कौन है? तो याद रखना, एलिगेशन लगाने वाले कौन है? निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के एक एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बाद में एक न्यूज और निकल के आती है कि ये जो महुआ मोइत्रा है, इनकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स थी या लॉगिन डिटेल्स थी, वो लॉगिन हुई थी दुबई में। तो कहा गया कि इनके कोई फ्रेंड है, इनके कोई दोस्त हैं, या कह सकता हूं इनका कोई फ्रेंड है जिनके पास से इनकी क्रेडेंशियल्स को लॉगिन किया गया। तो एक और इनके ऊपर इल्जाम आ जाता है। दूसरी बात, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इन्होंने कल परसों ये भी कहा था, आपने द हिंदू का आर्टिकल भी देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत सारे जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जो अपोजिशन वाले, उनके मोबाइल्स को हैक करने की कोशिश की गई है। और हैक करने की कोशिश के अंदर ये भी अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं कि देखो मेरे पास भी मैसेज आया था एप्पल का कि आपके मोबाइल को स्टेट हैकर्स की तरफ से हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखा जाए तो ये 3-4 वजह से किस में बनी हुई है, न्यूज में बनी हुई है। पहला कौन सा? कैश फॉर क्वेरी। ठीक है, दूसरा कौन सा? मैं कह सकता हूं कि जो वायरस अटैक था, या कह सकता हूं कि जैसे लास्ट टाइम आपने सुना होगा पेगासस, सुना था ना, सेम ऐसे ही। तो जो मोबाइल के अंदर जो हैकिंग का जो अटैक था उसके अंदर भी इनका नाम है। तीसरी बात, इन्होंने लॉगिन क्रेडेंशियल कहां पर मिले? दुबई में। तो समझना कि इसमें हुआ क्या। ठीक है, तो आज का हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर? जो कि करंट में चल रहा है तृणमूल कांग्रेस का महुआ मोइत्रा का केस। कौन कौन सी कमेटीज होती हैं, एथिक्स कमेटी क्या होती है, ये क्यों एथिक्स कमेटी के पास जाती है, पार्लियामेंट में ये बनी कैसे थी, और कौन कौन सी कमेटीज होती हैं जो पार्लियामेंट को रन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को आज जानेंगे। एज ऑलवेज मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हुआ क्या है, कि मैटर क्या है। तो समझना, ये जो महुआ मोइत्रा है ये टीएमसी से क्या है, एमपी है। इन्होंने कहा है कि इनका क्या हुआ है, वस्त्र हरण हुआ है। कैसा वस्त्र हरण हुआ है? तो एक वस्त्र हरण तो कब हुआ था? द्रौपदी के टाइम पर। और ये कौन सा है? तो ये प्रोवर्बियल वस्त्र हरण है। मतलब कि बातों में इनसे इतना बुरा बात की गई कि इनको ऐसा लगा कि इनका वस्त्र हरण हो गया। बात समझ में आ गई? हुआ क्या समझना, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कैश फॉर द क्वेरी। जो कैश फॉर द क्वेरी के एलिगेशन लगे, तो एक कमेटी होती है जिसे हम कहते हैं एथिक्स कमेटी। वो एथिक्स कमेटी क्या करती है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अनएथिकल वे में कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एथिक्स कमेटी, जिसका सिंपल सा काम है कि कोई अनएथिकली कोई काम तो नहीं कर रहा है, कोई इलीगली कोई काम तो नहीं कर रहा है। तो जब ये वहां पर पहुंची उस एथिक्स कमेटी के अंदर, तो वहां पर एथिक्स कमेटी के अंदर जो वहां के चेयरमैन थे जिनका नाम है विनोद कुमार सोंकर, इन विनोद कुमार सोंकर के बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि कैश फॉर द क्वेरी से रिलेट नहीं करते थे। तो उन्होंने सीधे सीधे एलिगेशंस लगाए किसके ऊपर? विनोद कुमार सोंकर के ऊपर। अब न्यूज में क्या आ जाती है बात कि ये विनोद कुमार सोंकर क्या है, कौन है?
क्या होती है एथिक्स कमेटी, कौन कौन सी और पार्लियामेंट कमेटीज होती हैं, ठीक है। तो हम एक एक को देख लेते हैं। ये कौन सी है एथिक्स कमेटी, कहां पर बनी, लोकसभा में बनी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में ये गिल्टी पाए गए तो क्या होगा, तो याद रखना इनका सस्पेंशन हो सकता है एमपी से, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद क्या हो सकता है कि उनको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की जा सकती हैं। हालांकि वो इस एलिगेशन को कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि सबसे पहले कहां से कॉन्सेप्ट आया एथिक्स कमेटी का, तो ध्यान से समझना 2005 में भी एक बार पहले सेम केस हो चुका है, जिसके अंदर लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 एमपी को ऐसे हटाया गया था। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो बंसल कमेटी की रिपोर्ट के बाद। तो अब बात आती है कि ये बना कब था, तो याद रखना 4 मार्च 1997 को एथिक्स कमेटी की फॉर्मेशन की जाती है। और ये किसके द्वारा होती है, क्या काम करती है, टू ओवरसी द मोरल एंड द एथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स एंड एग्जामिन केसेस ऑफ द मिसकंडक्ट रेफर्ड टू इट। उसके बाद दूसरी बात अगर पूछे कि ये जो कमेटी है इसको फाइनली कब स्टार्ट किया गया, तो जीएमसी बालियोगी जब हमारे स्पीकर थे लोकसभा के, तब 2015 में इसको पार्ट ऑफ द हाउस बना दिया गया, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर स्पीकर कौन है, जीएमसी बालियोगी। एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है, क्योंकि इन्होंने स्पीकर से ही कंप्लेन की है ये सब, तो एट प्रेजेंट हमारे स्पीकर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ओम बिरला, ठीक है। दूसरी बात अगर पूछे हमारे फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो हमारे फर्स्ट क्या थे स्पीकर। और इन्हीं जीवी मावलंकर को हम क्या कह देते हैं, फादर ऑफ लोकसभा, फादर ऑफ इंडियन लोकसभा भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे सबसे पहले लोकसभा कब बैठी थी, तो थोड़ा सा डाटा याद रखना, सबसे पहले कब बैठी होती है 17 अप्रैल 1952। अगर यही पूछता राज्यसभा कब बैठी, तो राज्यसभा के बारे में पूछता तो याद रखना 3 अप्रैल 1952। और अगर पार्लियामेंट्री सीटिंग कब बैठी पहली बार, तो याद रखना कब बैठी 1952, और वो कौन सा दिन था 13 मई 1952 को। क्या आज तक कोई हमारी फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है, तो हाँ बनी है, कौन थी, मीरा कुमार। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कमेटीज के बारे में। एथिक्स कमेटी तो हमने पढ़ा कि एथिक्स के ऊपर काम करती है, और कौन कौन सी कमेटीज हैं, जैसे ओल्डेस्ट कमेटी कौन सी है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओल्डेस्ट अगर हमसे पूछे तो कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कब बनी होती है, 1921। याद रखना पीएसी का काम क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। क्या काम करती है, तो देखो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 148। क्या लिखा है इस आर्टिकल 148 के अंदर, तो इसमें साफ साफ लिखा है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, 4th पिलर ऑफ द, या 4 पिलर हमारे डेमोक्रेसी के में से एक ये भी आता है। काम क्या करता है, सरकार जो बजट पास करती है उस बजट के ऊपर जितना बजट जिस डिपार्टमेंट को मिला उसके पूरे की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करने का काम ये करता है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझना कि ये काम करता है। अब क्या हुआ, इसके अंदर एक कमेटी बनी होती है जिसका नाम होता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये काम करती है कि इसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को दोबारा से चेक करेगी। और वो कमेटी कहाँ बनी होती है, पार्लियामेंट में। और इसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो इसके अंदर टोटल मेंबर होते हैं 22, और 22 में 15 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ ये करप्शन हुआ नहीं हुआ, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें क्लियर होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बोफार्स स्कैम, बोफार्स घोटाला किसने पकड़ा, तो TN चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, उस समय हमारे क्या थे, CAG थे। जैसे अभी की बात करूं तो अभी द्वारका वे एक्सप्रेसवे या द्वारका एक्सप्रेसवे की जो खबर चल रही थी कि 18 करोड़ रुपए दिए गए थे, अलॉट किए गए थे, 250 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए बताए सरकार ने। ये सारी रिपोर्ट कौन देता है, तो CAG देता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब समझना दूसरा कौन सा है, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है। तो लार्जेस्ट कमेटी कौन सी हमारी, तो एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या करती है, बजट के ऊपर जो बजट पूरे साल बनता है पीएसी की तरह होती है, ये उसका एस्टीमेट बैठाती है कि हाँ कितना पैसा खर्च हो सकता है, हाँ इतना उसमें डेफिसिट हो सकता है, ठीक है, करप्शन हुआ नहीं हुआ, वो सारा एस्टीमेट बैठाकर बनाती है कौन, एस्टीमेट लगाती है कौन, एस्टीमेट कमेटी। सबसे लार्जेस्ट होती है, 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, और 30 के 30 मेंबर कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। अगर पूछता है कि कौन सी सबसे बड़ी कमेटी है जिसमें एक भी मेंबर राज्यसभा का नहीं होता, तो कौन सी है, एस्टीमेट कमेटी। और अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन सी ऐसी कमेटी है जो सबसे छोटी कमेटी है, जिसके अंदर 9 मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं लोकसभा से, 3 होते हैं राज्यसभा से। अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा अभी हम आ जाते हैं आवर के ऊपर। क्या है कि आवर, देखो जो पार्लियामेंट में जो इश्यू चल रहा है वो यहीं से तो निकला। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को परमिशन होती है किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछने की। तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि आप 0 आवर में क्या पूछोगे, आप स्टार्ड क्वेश्चन क्या पूछोगे, आप अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या कौन से पूछोगे, कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपको वर्बली आंसर किए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपको रिटर्न में रिप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो मैटर हुआ पूरा यही तो हुआ। वो बार बार किसके बारे में पूछ रही थी, अडानी के बारे में पूछ रही थी। बाद में उनके जो एनआईसी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे वो कहाँ पर मिले, दुबई में मिले। तो उनका जो एमपी था दूसरा बीजेपी का, उसने लगा दिया एलिगेशन कि ये क्या कर रहे थे, कैश फॉर द क्वेरी कर रही थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से टाइम पर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो देखो पहला है 0 आवर। पहली बात, 0 आवर जो था इंडियन पार्लियामेंट्री का एक इनोवेशन है, ओरिजिनल बुक में ये मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, एमपी कैन रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, बिना किसी नोटिस के वो पूछ सकते हैं। द 0 आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, स्टार्ड क्वेश्चन। इसको अच्छे से समझ लेना, स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस दीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द एस्टेरिस्क। उसके बाद कौन सा है, एस्टेरिस्क। उसके बाद कौन सा, इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। तो इसके अंदर कौन से क्वेश्चन होते हैं, ओरल आंसर दिए जाते हैं, ठीक है, वर्बली। उसके बाद इनका कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर होता है, ध्यान रखना। उसके बाद है अनस्टार्ड। अनस्टार्ड का कलर होता है व्हाइट कलर, और ये रिटर्न में ही आंसर दिए जाते हैं। उसके बाद कौन सा है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। इनका कलर कैसा होता है, तो इनका कलर होता है, ये ओरली भी आंसर दिए जा सकते हैं, और कलर होता है पिंक कलर। कैसा कलर होता है, पिंक कलर। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कौन से टाइप के क्वेश्चंस के कौन से कलर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। अच्छा, क्या प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या, बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चन पूछने के लिए कौन सा है, तो मेंशन्ड अंडर द रूल 40 ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लोकसभा। और इसका कलर कैसा होता है, तो याद रखना कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। येलो कलर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन कौन सी हैं। तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रही थी, जब संविधान बन रहा था, तब उसके अंदर कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई थी, तो उनके ऊपर हम एक हल्का सा उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। तीनों की तीनों कमेटियां जो हैं, इनके हेड कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद क्रेडेंशियल कमेटी के हेड कौन बनाए गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद हाउस कमेटी के हेड कौन बनाए गए, पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के हेड कौन बनाए गए, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी। आपने इनको पढ़ा होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी भी कब बनाई गई थी, 29 ऑफ द अगस्त 1947, और जो अपनी रिपोर्ट कब देती है, 21 ऑफ द फरवरी 1948 को। उसके अंदर भी कांग्रेस के या कांग्रेस के ओनली पर्सन कौन होते हैं, के.एम. मुंशी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। झंडा कमेटी या फ्लैग कमेटी के हेड कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद है कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जी.वी. मावलंकर, ये वही है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो हमारे क्या थे, फादर ऑफ लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं। फिर है स्टेट्स कमेटी, उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद है एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड द ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो कौन होते हैं उसके? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितनी हाइट है उसकी? 182 मीटर। वो भी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसके बाद कौन सा है? माइनॉरिटीज सब कमेटी किसने बनाई थी? तो उसका हेड कौन होता है? तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी कौन होता है हेड? तो याद रखना जे.बी. कृपलानी। कौन? जे.बी. कृपलानी। और एक बात और ध्यान रखना, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे, इनमें से जे.बी. कृपलानी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है, दो ऐसे मेंबर होते हैं जो 1951 वाले जनरल इलेक्शन में हार जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि भीमराव अंबेडकर तो जब इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए वहां भी हार जाते हैं, फिर उनको जितवाया जाता है कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। लेकिन वेस्ट बंगाल में जब डिवीजन हो जाता है तो वो हिस्सा चला जाता है ईस्ट पाकिस्तान, फिर उनकी सीट खाली हो जाती है, फिर इनको मुंबई से या बॉम्बे से किसी की सीट खाली करवाकर जितवाकर दोबारा से कहाँ पहुंचाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी वो हार जाते हैं और ये भी उनके साथ हार जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। तो कौन बनते हैं उसके हेड? गोपीनाथ बारदोलोई। कौन होते हैं? गोपीनाथ बारदोलोई। उसके बाद है यूनियन पावर कमेटी, तो जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट तो जवाहरलाल नेहरू। और ड्राफ्टिंग कमेटी अभी मैंने बताया कौन होते हैं? भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी कब की? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है तब की। अब हम बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट जो हमारा पार्लियामेंट चल रहा है या पार्लियामेंट्री सेशंस जो होते हैं उसमें कितनी कमेटीज बनी होती हैं। तो याद रखना हर कमेटी का जो टेन्योर होता है वो लगभग 1 साल का होता है। जैसे पीएसी 1 साल, जो पीएसी मैंने अभी बताई थी ना उसका भी 1 साल, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाता कौन है? तो स्पीकर बनाता है, चेयरमैन बनाता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल कौन कौन से? तो 105 और 118। कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग कंसिस्ट, अच्छा पहली कमेटी कौन सी है इसमें? तो देखना कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। टोटल मेंबर होते हैं 15 मेंबर्स, ठीक है। उसके अंदर या कह सकता हूं टोटल होते हैं 22। 15 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। कितने टाइम का टेन्योर होता है? 1 साल का टेन्योर होता है। काम क्या करती है? जितनी भी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन कंपनीज का जितना भी प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है वो सब देखने का काम होता है पब्लिक अंडरटेकिंग जो हम पढ़ते हैं उन सब से, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? कमेटी ऑन द प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजर्वेशन। लोकसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल आते हैं उनके ऊपर कमेटी 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द सीटिंग ऑफ द हाउस। याद रखना एक कमेटी होती है जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, सारे के सारे कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? तो स्पीकर करता है। याद रखना ये काम क्या करती है? अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार कॉन्टिन्यूस 60 डेज तक एब्सेंट रहता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? उसको पोस्ट से क्या कर देंगे? हटा देंगे और उसकी पोस्ट वैकेंट कर दी जाएगी, ठीक है। तो कौन सी कमेटी का काम होता है? एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। टोटल कितनी कमेटीज है पार्लियामेंट में? तो टोटल 24 कमेटीज बनी हुई है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो मैंने भी बताया था एस्टीमेट कमेटी। सबसे छोटी कौन सी है वो आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी होती है, ठीक है। 9 मेंबर होते हैं उसमें। उसके बाद कौन सा है? कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब और कास्ट के लिए कौन सी कमेटी होती है? तो ये वाली कमेटी। कितने मेंबर होते हैं इसमें? तो 10 मेंबर होते हैं यहाँ से और 20 मेंबर होते हैं यहाँ से। टोटल कितने हो गए? 30 मेंबर, ठीक है। उसके बाद रेलवे कन्वेंशन कमेटी। कितने मेंबर होते हैं? 12 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है, और 6 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। टोटल होते हैं 18 मेंबर्स। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे कितने होते हैं? तो 3 मेंबर, 20 होती है, स्पीकर नॉमिनेट करता है और 10 को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा। कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।